एक बार बादशाह अकबर को लगा कि अब आगरा में कोई मूर्ख नहीं बचा है। यह बात उन्होंने बीरबल को बताई। मैंने शहर में मूर्खों को खोजने का प्रयत्न किया किंतु कोई मूर्ख न मिल सका। बीरबल ने जवाब दिया, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे शहर में केवल बुद्धिमान लोग ही रहते हैं। अकबर बोले, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमें मूर्खों को खोजना हो तो हम किस प्रकार मूर्खों को खोजें। बीरबल ने कहा, कभी कभी तो बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर देता है। यदि हम उनको खोजें तो गिनना भी कठिन हो जाएगा। इस पर अकबर बोले, यदि ऐसा है तो मुझे 10 मूर्ख चाहिए। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगले दिन से बीरबल ने मूर्खों की खोज आरंभ कर दी। 5वें दिन उसने 2 व्यक्तियों को बात करते सुना। एक ने दूसरे से पूछा, यदि तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो तुम उनसे क्या मांगोगे? दूसरे ने जवाब दिया, अपने बच्चों के लिए एक दूध देने वाली गाय। अब उसने पहले से पूछा, तुम क्या मांगोगे? पहले ने जवाब दिया, मैं भगवान से एक चीता मांगूंगा जो तुम्हारी गाय को खा जाएगा। इतना सुनकर दूसरा व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगा, इस व्यक्ति के चीते ने मेरी गाय को जान से मार दिया और यह अब मुझे मारेगा। उधर से एक अन्य व्यक्ति अपने सिर पर तेल का बर्तन लिए गुजर रहा था। उन्होंने उससे अपना झगड़ा सुलझाने को कहा। जब उसने उनकी बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया। न तो वहां गाय थी, न ही चीता। तो वे किस बात पर लड़ रहे थे? उसने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों ही मूर्ख हो। यदि तुम सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख हूं तब यह तेल गिरने पर पानी की तरह बहने लगेगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ तेल के बर्तन से हटा लिए। बर्तन नीचे गिरकर टूट गया और सारा तेल सड़क पर बह गया। बीरबल ने शीघ्रता से उनके नाम और घर का पता लिख लिया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक व्यक्ति को स्ट्रीट लैंप में कुछ खोजते हुए देखा। जब बीरबल ने उससे पूछा तो उसने बताया, मेरी चेन अंधेरे में खो गई है। चूंकि यहाँ प्रकाश है, मैंने सोचा क्यों न उस चेन को यहीं खोजा जाए। बीरबल ने उसका भी नाम लिख लिया। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को एक गड्ढे में पड़े देखा। यह गड्ढा गहरा नहीं था, फिर भी वह व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। बीरबल ने कहा, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। इतना सुनते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, कृपया मेरे हाथों को मत छुओ। ये हाथ मेरे पिता के संदूक की नाप दर्शा रहे हैं। ऐसा करने पर नाप बिगड़ जाएगा। बीरबल ने शांति से उसका नाम और पता लिख लिया। घर लौटते समय उसकी एक व्यक्ति से भेंट हुई। वह हर जगह गड्ढे खोद रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या बो रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं कुछ बो नहीं रहा हूँ, मैं अपना कमाया हुआ धन खोज रहा हूँ। वह यहीं कहीं पर दबा हुआ है। बीरबल ने कहा, तुम्हें पहचान के लिए कोई निशान लगा देना चाहिए था। वह व्यक्ति तपाक से बोला, तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ। मैंने धन काले बादल के ठीक नीचे दबाया था। यह सुनते ही बीरबल ने उसका नाम व पता लिखने में देर नहीं की। अगले दिन बीरबल फिर प्रतिदिन की तरह मूर्खों की खोज में चल पड़ा। अचानक एक व्यक्ति उससे दौड़ता हुआ टकराया। क्षमा मांगने की बजाय वह बीरबल पर चीखा, ये तुमने क्या कर दिया? मैं अपनी आवाज का पीछा कर रहा था और तुमने मुझे रोक दिया। बीरबल ने उसका नाम व पता लिख लिया। वह मूर्खों की खोज से ऊब चुका था। उसे केवल 7 मूर्ख ही मिले थे। बीरबल को अगले दिन 10 मूर्खों की सूची देनी थी। दौड़ता हुआ एक शाम को भोजन के पश्चात खिड़की के पास खड़ा वह यह सोच ही रहा था कि उसने व्यक्ति को अपने सिर पर घास का गट्ठर ले जाते देखा। उस व्यक्ति के पीछे उसका घोड़ा भी आ रहा था। बीरबल तेजी से उसके पास गया और उसे रोककर पूछा, तुम घास का यह गट्ठर अपने सिर पर क्यों ले जा रहे हो? तुम इसे अपने घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? वह व्यक्ति बोला, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती। मेरा घोड़ा इतना थका हुआ है कि मुझे नहीं ले जा सकता, तो यह घास का गट्ठर कैसे ले जा सकता है? बीरबल ने शीघ्रता से उसका नाम व पता लिख लिया। वह रात भर शांति से न सो सका क्योंकि उसे 10 मूर्ख खोजने थे।
अगले दिन उसने मूर्खों की सूची अकबर को सौंपी। सूची देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इसमें तो केवल 8 नाम हैं, 2 का क्या हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज नवा मूर्ख कोई और नहीं मैं ही हूँ। एक मूर्ख की तरह अपने 10 दिन मूर्खों की खोज में नष्ट कर दिए। अकबर बीरबल से सहमत हो गए और बोले, किंतु 10वां कौन है? वह आदर के साथ झुका और बोला, हुजूर गुस्ताखी माफ, 10वें मूर्ख आप हैं। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को देखने की बजाय एक बादशाह मूर्खों को ढूंढने में समय नष्ट कर रहा है। बीरबल के इस तथ्य को बादशाह समझ गए। उन्होंने बीरबल के इस निर्भीक उत्तर की प्रशंसा की तथा बीरबल को इनाम दिया। हीरे की चोरी अकबर बीरबल की एक मजेदार एवं शिक्षाप्रद कहानी है, जो कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 व 5 के बच्चों के स्तर के अनुसार बनाई गई है। अकबर की इच्छा थी कि बीरबल हमेशा दरबार में उपस्थित रहे, विशेष रूप से जब आर्थिक नीति की चर्चा हो। अकबर के पास लोग आते थे, वे अपनी समस्याएं उसके सामने रखते। बादशाह उन समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद किया करते थे। बीरबल इस कार्य में बादशाह का साथ देता था। एक बहुत चालाक ठग था। वह धनी व्यापारियों का मित्र बन जाता था। जब धनी व्यापारी उस पर पूरा भरोसा कर लेते थे, तो वह उनको इस प्रकार ठगता था कि कभी पकड़ा नहीं जाता था। एक बार उसने एक धनी व्यापारी को मित्र बनाया और व्यापारी को थोड़ी भी भनक न लगी कि वह उसको ठग लेगा। वह ठग के प्रसन्नचित व्यक्तित्व से आकर्षित हो गया। जब ठग ने व्यापारी से पूरा भरोसा पा लिया, तब ठग ने व्यापारी को अपने घर दावत पर बुलाया। उस ठग के कुछ दूसरे मित्र भी उस शाम को भोजन के लिए आमंत्रित हुए। ठग ने सबके लिए शानदार व स्वादिष्ट भोजन तथा उम्दा शराब परोसी। आनंदमयी भोजन के पश्चात वे अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन ठग उस व्यापारी के घर गया और उस पर घर से हीरा चुराने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे वह हीरा नहीं मिला जो उसी कमरे में रखा था जहां तुम बैठे थे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने कोई भी हीरा चुराने से इनकार करते हुए कहा कि उसने तो हीरा देखा तक नहीं। जब बात न बन पाई तो वे बादशाह अकबर के दरबार में गए। बादशाह के सामने ठग ने दावा किया उसके पास गवाह हैं जिन्होंने व्यापारी को हीरा चुराते देखा था। पूरी कहानी सुनने के पश्चात अकबर बीरबल की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम बता सकते हो कौन दोषी है? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे सोचने का मौका दीजिए। कुछ क्षण पश्चात बीरबल ने एक नौकर से चिकनी मिट्टी मंगाई। तत्पश्चात उसने मिट्टी को 2 भागों में बांटा और एक एक भाग दोनों गवाहों को दे दिया। फिर उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया और प्रत्येक को बताया गया कि उन्हें मिट्टी का ऐसा ही आकार तैयार करना है जैसा चुराए गए हीरे का आकार था। अब प्रत्येक गवाह के पास मिट्टी का एक एक ढेर था, किंतु उन्होंने कभी हीरा नहीं देखा था। उन्हें झूठी गवाही के लिए रिश्वत दी गई थी। पहला गवाह एक नाई था। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए, नाई के लिए उसका उस तरह ही हीरा होता है। उसने जल्दी से मिट्टी के ढेर को उस तरह के आकार में बदल दिया। दूसरा गवाह दर्जी था। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि हीरा कैसा होता है, लेकिन उसकी समझ में न आया कि हीरा कैसा होता है। काफी सोचने पर उसे उसकी माँ की बात याद आई कि उसकी माँ कहा करती थी कि एक दर्जी के लिए एक सूई इतनी कीमती होती है जितना कि हीरा। उसने मिट्टी से सूई का आकार बना दिया। जब दोनों ने अपना कार्य कर लिया तो उन्हें अकबर के पास लाया गया। उन्होंने अकबर को दिखाया कि चुराया हुआ हीरा कैसा दिखता था, एक उस तरह के जैसा और एक सूई के जैसा। बीरबल बोला, यह साबित हो गया है कि इन्होंने कभी हीरा नहीं देखा और हम जान गए हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। और फिर अकबर ने ठग को जेल की हवा खिलाने का आदेश दिया। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी पहली अकबर और बीरबल की कहानी हो। अकबर और बीरबल इतिहास के असली पात्र थे। उनकी कहानियां मध्यकालीन भारत में आधारित हैं।
जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 500 साल पहले सम्राट अकबर के शासन में था। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री थे, जो उनकी राजधानी आगरा में था। ताजमहल के बिना आगरा उस समय काफी अलग दिखता था, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से पूरे देश का प्रशासनिक केंद्र था। प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाने के लिए अकबर अपने मंत्रियों पर निर्भर था, और इन मंत्रियों में से जिस पर वह सबसे ज्यादा निर्भर था वह था बीरबल। बीरबल का मुख्य कार्य सेना के एक हिस्से का कमांडर होना था, लेकिन यही सब नहीं था। वह सिर्फ सैनिकों को आदेश देने से कहीं ज्यादा काम करता था। वह अकबर के दरबार में बौद्धिक गुरु था। वह जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता था, वह जो किसी भी रहस्य को सुलझा सकता था, वह जो एक छोटी सी टोपी से खरगोशों का झुंड निकाल सकता था। अब इस दरबार में और भी मंत्री थे, वे अपना काम करते थे, लेकिन कोई भी बीरबल से ज्यादा चतुराई से काम नहीं कर सकता था। कोई भी उससे किसी भी तरह से आगे नहीं निकल सकता था। और यही बात अकबर की पत्नी उससे कह रही थी। चलो उसे बेगम कहते हैं, जो उस साम्राज्य में श्रीमती को बुलाने के लिए एक उपाधि थी। बीरबल को कोई कभी नहीं हरा सकता। कभी नहीं, बेगम बोली। मुझे पता है, यह बहुत बढ़िया है न, अकबर ने उसे जवाब दिया। कोई नहीं, आप सहित, उसने आगे कहा। यह बात अकबर को चुभ गई। इसने अकबर की राय को पूरी तरह से बदल दिया। अरे बेगम, आप यह दावा तो नहीं कर रही हैं कि बीरबल मुझसे ज्यादा होशियार है न? बेगम ने जवाब दिया। खुद ही फैसला कर लीजिए महाराज। एपिसोड 22 में जब वह खिचड़ी पका रहा था तो उसने आपको धोखा दिया और पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा किया, प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों तरह से। अकबर को एहसास हुआ कि यह सच था और यह बीरबल की जानबूझकर की गई हरकत थी। अकबर सिर्फ इतना करना चाहता था कि अपने एक सैनिक को मौत के घाट उतार दे ताकि उसे कुछ पैसे न देने पड़े। क्या बादशाह के तौर पर यह बहुत ज्यादा मांगना था? अकबर को पीछे मुड़कर देखने पर असहजता महसूस हुई। क्या बीरबल खुद को अकबर से ज्यादा होशियार समझता था? आग में घी डालने के लिए उस समय कुछ और चल रहा था। उसके कुछ मंत्री बीरबल के पद के लिए किसी उत्तराधिकारी को नामित कर रहे थे। आप देखिए, दूसरे लोग बीरबल को मिलने वाले सभी उपकारों से थोड़े ईर्ष्यालु थे और बीरबल उनमें से नहीं था। वे चाहते थे कि उनका कोई अपना व्यक्ति उस पद पर हो। उन्होंने तानसेन को नामित किया था और जिस तरह से वे अकबर की मौजूदगी में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहे, उससे यह बात स्पष्ट हो गई। कल के दरबार में एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने तानसेन के गायन पर हमेशा की तुलना में ज्यादा जोर से ताली बजाई। आप देखिए, तानसेन एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उनकी आवाज कभी कभी आग जला सकती थी और कभी कभी बारिश करवा सकती थी। अगर आपका देश सूखे से जूझ रहा है या अगर आप सभी दियों को एक एक करके जलाने में बहुत आलसी हैं, तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मंत्रियों ने तानसेन के कौशल के एक अलग पहलू पर जोर दिया। वह बाख के दायरे से बाहर सोच सकते थे, जो अकबर को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि संगीतकार का जन्म तब तक नहीं हुआ था। कुछ सोचने के बाद अकबर को इस जटिल समस्या का हल सूझा। वह बीरबल के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती रखेगा और यह भी देखेगा कि तानसेन में समझदारी है या नहीं। अगले दिन उसने उन दोनों को बुलाया। बीरबल, तानसेन, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस सीलबंद पत्र को रूस के सम्राट के पास ले जाओ। तानसेन ने खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन बीरबल ने पहले कुछ सवाल पूछे। सामान्य संदेशवाहक क्यों नहीं जा सकता था? और इसके लिए बीरबल और तानसेन दोनों की क्या जरूरत थी? अकबर ने जिस तरह से इसे समझाया, यह उनके कभी कभी दोस्त और कभी भी प्रतिद्वंद्वी सम्राट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। अकबर को यह काम करने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं था और संदेश की विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक भी मंत्री को भेजना रूस के सम्राट द्वारा पत्र खोले जाने पर अपमानजनक माना जा सकता था। यह बात संतोषजनक लगी, इसलिए बीरबल और तानसेन दोनों ने अपने परिवारों को अलविदा कहा, अपनी यात्रा का सामान पैक किया
अपने सबसे अच्छे घोड़े लिए और लंबी यात्रा शुरू की। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, 16वीं सदी की तकनीक, सड़क के बुनियादी ढांचे और मानचित्रण के कारण इसमें कई सप्ताह लग गए। पानी खत्म हो गया, लेकिन फिर तानसेन के कौशल काम आए। उन्हें बस बारिश के पानी के लिए एक या दो कविताएं गानी थीं। लेकिन उन्हें तब एहसास हुआ कि उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है, जब उन्होंने संकेत स्तंभों पर लिखे पाठ में बहुत सारे उल्टे अक्षर देखे, जिनमें मुख्य रूप से उल्टे आर और एन थे। वे राजधानी शहर में पहुंच गए, जिसका नाम मॉस्को नहीं था और जो क्रेमलिन नामक किले में स्थित था। उन्होंने सम्राट से मुलाकात करने के लिए कहा, जिसका नाम पुतिन नहीं था। उन्हें एक टोकन दिया गया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने किया। रूस के सम्राट कई मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और वह सभी प्रतीक्षारत लोगों के बीच घूम रहे थे। वह एक परेशान नागरिक से बात करते थे, जिसे वह आश्वस्त करते थे कि उनका देश वास्तव में बहुत मजबूत है, और अपने राष्ट्र की बेलगाम सफलता से हौसला बढ़ाते थे। फिर अगर उन्हें परेशान नागरिक की प्रतिक्रिया पसंद नहीं आती, तो वह उन्हें जेल में डाल देते। फिर वह राष्ट्रीय नीति मामलों के बारे में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से बात करते और फिर उन्हें जेल में डाल देते। फिर वह अपने मार्केटिंग मैनेजर में से एक से विदेशी निवेश पूर्वानुमानों के बारे में बात करते, और फिर अगर उन्हें जो दिखाई देता वह पसंद नहीं आता, तो उन्हें जेल में डाल देते। और फिर उन्हें एक विदेशी राज्य से एक संदेश मिलता, और अगर उन्हें संदेश पसंद नहीं आता, तो वह संदेशवाहकों को जेल में डाल देते। फिर वह फिर से परेशान नागरिकों की कतार में वापस चले जाते। शायद वह सभी को तुरंत जेल में डालकर अधिक कुशल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें वास्तव में उनके चेहरों पर घबराहट के भाव देखकर खुशी होती थी। अंततः बीरबल और तानसेन को अंदर ले जाया गया। बादशाह एक सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने एक स्थान था जिस पर लिखा था, यहाँ खड़े हो जाओ। इसके आसपास कुछ निर्माण कार्य भी हो रहा था, इसलिए बीरबल और तानसेन वास्तव में वहां खड़े नहीं हो सकते थे। उपस्थिति को क्षमा करें और निर्माण उपकरण पर ध्यान न दें। सम्राट ने जैकहैमर के तेज शोर पर उन पर चिल्लाया। सम्राट ने जो कहा था उसे सुनना असंभव था, लेकिन सौभाग्य से निर्माण दल ने उसी समय 5 को लेने का फैसला किया। निर्माण कार्य का शोर मुझे पागल कर रहा है, रूस के सम्राट ने उनसे कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वह ट्रैपडोर बनवाना है, इससे मेरा बहुत समय और पैसा बचेगा। हर जगह मजदूरों की कमी है, मेरे पास हमेशा लोग नहीं होते, कुछ भी कर पाना असंभव है। लेकिन चलिए आप सज्जनों के बारे में बात करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप बहुतायत वाले देश से आते हैं, यानी बहुतायत वाले लोग। अकबर का क्या कहना है? मुझे उसके साथ गोल्फ खेले हुए बहुत समय हो गया है और मैंने उसे बहुत बड़े अंतर से हराया है। तानसेन ने बोलना शुरू किया कि वास्तव में अकबर ने उन्हें पीटा था, न कि अकबर ने। लेकिन बीरबल ने तुरंत उनकी पसलियों में डंडा मारा और बीच में ही रोककर पत्र थमा दिया। रूस के सम्राट ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने नौकर से इसे खुलवाया। उन्होंने बताया, पागल होने से फायदा होता है। फिर जब उसके सेवक ने एंथ्रेक्स विष से न मरकर तथा उसके चेहरे पर पत्र के फटने से बचकर पत्र को साफ कर दिया, तो सम्राट ने पत्र उठाया और उसे पढ़ा। वह थोड़ा निराश हुआ। मैं तुम्हें जेल में डालने वाला था, लेकिन यहाँ लिखा है कि अकबर ने तुम दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा है। अच्छा, ऐसा ही हो, शायद इससे निरस्ता टूट जाए। बादशाह ने अपने पहरेदारों को इशारा किया और उन्होंने भाले निकालकर बीरबल और तानसेन को घेर लिया। बीरबल और तानसेन हैरान रह गए। तानसेन लगभग रो रहा था। बंद करो, बादशाह ने डांटा, तुम्हारे रोने से सारे दिए जल उठेंगे और दिन हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, तानसेन ने उत्तर दिया, लेकिन मैं एक संगीतकार हूँ महाराज, मैं अभी संगीत का विघटन नहीं कर सकता। मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ। सम्राट ने मजाक में हंसते हुए कहा, मर्द बनो। उस्ताद, तुम भाग्यशाली हो,
तुम्हें एक त्वरित और दर्द रहित मौत मिल रही है। मैं तुम्हें गुलाग नहीं भेज रहा हूँ। मुझे वास्तव में इस प्रीमियम सेवा के लिए तुमसे और तुम्हारे सम्राट से शुल्क लेना चाहिए। श्रम की कमी जल्लाद स्टाफिंग योजनाओं को भी प्रभावित कर रही है। जब उन्हें जल्लाद के पास ले जाया जा रहा था तो तानसेन ने बीरबल से कहा, हम मुश्किल में हैं। बीरबल इस बिंदु तक चुप रहे क्योंकि वह गहरे विचारों में डूबे हुए थे और अब उन्हें एक समाधान मिल गया था। जल्दी से उन्होंने तानसेन को अपनी योजना बताई और तानसेन ने सिर हिलाया, हालांकि पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं। जब वे फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो जल्लाद ने उन दोनों को देखा, यह सोचकर कि वे आकार 6 या आकार 8 के हैं। जल्लाद को सटीक काम करना पसंद था और सही आकार की टोपी और रस्सी का चयन करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपने पीड़ितों को एक व्यवसाय कार्ड सौंपने और उन्हें दूसरों को अपनी सेवाओं के बारे में बताने का आग्रह करने के साथ यह आखिरी हिस्सा कभी काम नहीं आया, लेकिन उसने पहले से ही सैकड़ों व्यवसाय कार्ड छपवा लिए थे, इसलिए उसने काम जारी रखा। वह उनके नाम पूछने ही वाला था कि वह वर्णमाला क्रम में उनका नाम बता सके, लेकिन उसी समय बीरबल और तानसेन दोनों ही सीढ़ियां चढ़ गए। बीरबल चिल्लाया, पहले मुझे फांसी दो। नहीं, उसकी बात मत सुनो, पहले मुझे फांसी दो, तानसेन ने कहा। पहले मैं वाली बात बहस में बदल गई। यह सब देखकर जल्लाद आश्चर्यचकित हो गया। उसने कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, लेकिन कभी कोई उत्साह नहीं देखा था। आजकल की नई पीढ़ी क्या कर रही है? वह हैरान था, रोने धोने का क्या हुआ? वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन जाएगा, और उनका उत्साह निश्चित रूप से असामान्य था। इसलिए उसने सम्राट को इसकी सूचना दी, और सम्राट उत्सुक था, इसलिए उसने दोनों मंत्रियों को वापस बुलाया। शुक्र है कि अब शाम हो चुकी थी और निर्माण दल ने दिन का काम खत्म कर दिया था। सम्राट ने जानना चाहा कि वे क्यों लड़ रहे थे। बीरबल ने कहा कि नहीं, वह कुछ नहीं बताएगा, और वैसे भी बादशाह इस सब में क्यों दखल दे रहे थे। अब फांसी की सजा देने का समय आ गया था। लोगों को अपनी जगह पर जाना था। अपनी फांसी देखने के लिए भीड़ इंतजार कर रही थी। जल्लाद शायद दिन भर के लिए अपनी टोपी टांगकर घर जाना चाहता था। बादशाह को रात के खाने के लिए देर हो गई थी वगैरह। बादशाह ने फिर से मांग की, लेकिन बीरबल और तानसेन ने मना